बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं प्रीवियस लेक्चर्स को। हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि हम हाई वोल्टेज को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं और यानी इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हमने हाई वोल्टेज ऑप्ट किया तो फिर जो है यानी इसमें क्या क्या इश्यूज आती हैं, किन किन को हमने हैंडल करना है। इसमें जो सबसे पहला इशू है वो डाइलेक्ट्रिक्स का है। ठीक है जी। तो डाइलेक्ट्रिक का की इशू को किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज, जितना हाई वोल्टेज आप ट्रांसमिट करते जाएंगे उतनी इंसुलेशन लेवल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। यानी 500 केवी के लिए इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट 220 केवी से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह 220 केवी की हाई वोल्टेज 220 केवी को ट्रांसमिट करने के लिए जो इंसुलेशन दरकार होगा वो 132 केवी या 66 केवी से ज़्यादा होगी। जितना वोल्टेज लेवल बढ़ता है उतनी उसकी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। ठीक है जी। ओके। सो अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ब्रेकडाउन का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं है कि अगर कोई चीज़ फिजिकली टूट जाएगी तो इसको हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहेंगे। नहीं, वो फिजिकली देखने में बिल्कुल सही सलामत होगी मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि वो अपनी इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको वो खो देता है। तो अगर वो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी लॉस कर देता है और वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है तो चाहे वो फिजिकली ठीक हो भी, फिर भी हम कहेंगे कि इसका ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है जी। या इसको हम फेलियर भी कहते हैं। तो फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल, ओके, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, या इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ करंट ऑफ इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, ये दो किस्म के होते हैं। ठीक है जी। एक लोकल ब्रेकडाउन और एक ग्लोबल ब्रेकडाउन। ठीक है, लोकल ब्रेकडाउन को हम पार्शियल ब्रेकडाउन भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि पूरा इंसुलेटर यानी उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, बल्कि एक स्पॉट का, इसको हम हॉट स्पॉट वो भी कहते हैं, ब्रेकडाउन भी कहते हैं कि यानी एक ख़ास स्पॉट्स होते हैं जो कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पार्शल पार्शल यानी कुछ हिस्से को कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक चूंकि लोकली होता है तो इसको हम लोकल ब्रेकडाउन कहते हैं। कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट फेलियर नहीं होता, मगर इसमें ये भी होता है कि एक बाद में यानी सॉलिड इंसुलेटर्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक इफेक्ट होता है ट्रीइंग का, ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है, यानी एक स्पॉट है तो ये फिर यहाँ तक महदूद नहीं होता, ये जो है इस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिर उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ भी जाता है। ठीक है, यानी ये सिर्फ लोकल तक महदूद नहीं रहता, मगर फिल वक्त अगर ये लोकली है तो तब तक हम इसको लोकल ब्रेकडाउन या पार्शियल ब्रेकडाउन कहेंगे। अगर जब ये फैलता जाएगा तो फिर हम इसको कंप्लीट रप्चर या कंप्लीट फेलियर या ग्लोबल ब्रेकडाउन इसको हम कह देंगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं ट्रीइंग इफेक्ट। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ट्रीइंग इफेक्ट। ठीक है, फॉर दी ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड इंसुलेटर। ओके, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। करोना, ये आजकल जो आप करोना सुन रहे हैं, करोना वायरस, ये वो नहीं है। ठीक है, करोना एक आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक इफेक्ट है। ठीक है,
ये कंडक्टर के इर्द गिर्द जो एक रिंग बन जाती है, ठीक है, हम चार्जेस का, ठीक है, उसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। असल में ये जो कोरोना है ये कंडक्टर के इर्द गिर्द जो एयर है, ठीक है, ये एयर भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। तो ये एयर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन होता है वो आयनाइज्ड फॉर्म में आता है, कि वो एयर, और जो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसका ब्रेक डाउन हो गया है। तो चूंकि वो भी यानी पार्शली होता है, ठीक है जी, तो पार्शल ब्रेक डाउन का जो है यानी कोरोना एक पार्शल ब्रेक डाउन की एक किस्म है, ठीक है। तो स्टेबल पार्शियल ब्रेकडाउन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसमें फिर बाकायदा एक पूरा चैप्टर है कोरोना का। हम इसमें पढ़ेंगे कि कोरोना क्यों होता है, फिर इसके फैक्टर्स जो इस पर डिपेंड करते हैं, किन फैक्टर्स को बढ़ाने से कोरोना बढ़ जाता है, किन फैक्टर्स के कम होने से कोरोना, ये एक किस्म का लॉस है, ठीक है, हम इसको कोरोना लॉस का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें फिर दो टाइप्स हैं, ऑडिबल कोरोना और विजुअल कोरोना। तो हम लेटर ऑन आगे चैप्टर्स में हम इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और किसके लिए किसको अकर होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज दरकार होती है, ठीक है। और स्ट्रीमर्स जो है फिर ये एक इन कोरोना का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कोरोना एट डिस्टेंस, ठीक है। और या शावर ऑफ डिस्चार्ज, ये शावर यानी आप जानते हैं, ठीक है, फाउंटेन या जो बात के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक पूरा एक डिस्चार्ज का एक शावर, ठीक है, या तो इसके लिए इसको स्ट्रीम से भी निकला है, ठीक है। पूरे एक स्ट्रीम एक नदी होती है, ठीक है, पूरे एक सैलाब सा होता है, ठीक है। तो जब कोरोना फैल जाए तो हम इसको फिर स्ट्रीमर कहते हैं। और इसकी जो अच्छी मिसाल है वो लाइटनिंग है। आपको पता है कि लाइटनिंग जो है इस तरह ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फैल जाती है, ठीक है। तो ये फिर कोरोना एट एक्सटेंशन या एट डिस्टेंस जो है इसको हम स्ट्रीमर कहते हैं। ओके, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता है कि यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द स्टेट इसको कहा गया है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मगर फिर जो आयनाइज्ड फॉर्म है एयर का, इसको इन्होंने गैस की कैटेगरी में नहीं रखा। उसकी वजह ये है कि जो प्लाज्मा है या आयोनाइज्ड गैस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैस से डिफरेंट है। आयनाइज्ड गैस जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ गैस से डिफरेंट है, इसलिए इसको थर्ड स्टेट, तो ये जो है यानी इसको फोर्थ स्टेट का यानी कैटेगरी में रखा है, ठीक है जी। प्लाज्मा एक्चुअली क्या है, जब हम किसी भी गैस को, कोई भी गैस हो, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, या एयर जो कि मिक्सचर है, ठीक है, मुख्तलिफ गैसेस का। तो जब हम गैस को हाई टेम्परेचर से गुजारते हैं, चाहे वो वोल्टेज के ज़रिए से दिया जाए या हीटिंग के ज़रिए से दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं गैस के, वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। आयोनाइज होके यानी ये एक पिक्चर मैंने दिया है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये यानी न्यूट्रल फॉर्म था, मगर ये जो है अब हीट की वजह से आयोनाइज्ड हो गया है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में, ठीक है जी। When the voltage is provided to the gas and pass through the vacuum chamber, ठीक है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है, ठीक है, इसमें गैस पार्टिकल्स होते हैं। और इसकी मिसाल जो है ये एनर्जी सेवर या जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी ये इसकी एक एग्जांपल है। तो इसमें वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, मुख्तलिफ लाइट्स का जो कलर होता है, ठीक है, मैं कंडेंसन लाइट बल्ब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें गैस होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी एनर्जी सेवर या जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, तो उनकी मैं बात। इसमें होता है गैस और वो आयनाइज होके वो मुख्तलिफ कलर्स की फॉर्म में आपको फिर मिलता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। आयनाइज फॉर्म में आ जाए फिर इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ऑन हीटिंग आयनाइजेशन, ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे
पॉजिटिव आयन आता है, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन आता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ ए गैस रिजल्ट्स टू द प्लाज्मा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ गैसेस जो हैं उनका मुख्तलिफ प्लाज्मा का कलर होता है। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लाज्मा इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेक्स द प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिव। हाँ, अब ये बात है कि एयर की कैटेगरी में हमने नहीं रखा। मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ गैसियस की प्रॉपर्टीज से बहुत डिफरेंट हैं, और इसमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि एयर एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, मगर प्लाज्मा जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि वो कंडक्टिव मीडियम बन जाता है, यानी क्योंकि उसमें चार्जेस होती हैं, तो जो जब चार्जेस होती हैं तो वो तो कंडक्टिव रोल अदा करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम हरगिज़ डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते, बल्कि जब एयर की ब्रेकडाउन हो जाती है तब प्लाज्मा का वजूद बन जाता है, ठीक है जी। सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट प्लाज्मा कलर, ठीक है। ये लैब में एक्सपेरिमेंट्स आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है वो पर्पल कलर देता है, इस तरह हाइड्रोजन गैस का जो प्लाज्मा है, गैस का जो प्लाज्मा है ये उसका कलर है, गैस का कलर नहीं है, प्लाज्मा का, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ गैसेस का मुख्तलिफ कलर है। इफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लाज्मा, ठीक है। अगर इक्वल नंबर हो दोनों का, यानी अगर 10 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं फिर भी वो आयनाइज्ड फॉर्म में, हम इसको न्यूट्रल गैस नहीं कह सकते हैं, फिर भी वो आयनाइज्ड फॉर्म में है, यानी न्यूट्रल नहीं है, मगर चूंकि इनकी तादाद पॉजिटिव की और नेगेटिव की एक जैसी है, तो इस वजह से इसका नाम न्यूट्रल प्लाज्मा दिया गया। बाकी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गया है, नहीं, ये अब भी आयनाइज्ड हैं, मगर इनकी तादाद की इक्वलिटी की वजह से इनको नाम दिया गया है न्यूट्रल प्लाज्मा, ठीक है जी। ओके, इसी तरह इफ़ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल स्पीशीज, यानी या सिर्फ पॉजिटिव हैं या सिर्फ नेगेटिव हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं, इस कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रल प्लाज्मा, ठीक है जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्लाज्मा टू एग्जिस्ट आयोनाइजेशन इज नेसेसरी। मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन नहीं होगी तो प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्लाज्मा डेंसिटी रेफरिंग टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद या चार्जेस की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतना प्लाज्मा की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या नंबर ऑफ फ्री पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केसेस में ये प्लाज्मा की डेंसिटी को रेफर करेगा, ठीक है। और द डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा इज कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर, यानी आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, प्लाज्मा की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना कम करेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन कम होगी, ठीक है, और इतना जो है प्लाज्मा कम होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर की वजह से आयनाइजेशन क्यों काज होती है, ठीक है। एक आयनाइजेशन प्रोसेस, एक एक्साइटेशन प्रोसेस होता है, एक आयनाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, उस वजह से इसकी आयनाइजेशन यानी आयंस में बन जाते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। इवन ए पार्शली आयनाइज्ड, यानी कंप्लीट आयनाइज ना हो, यानी कोई भी गैस अगर 100% आयनाइज है तब वो प्लाज्मा होगा, नहीं। अगर पार्शली आयनाइज्ड भी है, इवन बुक ने लिखा है कि अगर 1% ऑफ द एटम्स आर आयनाइज्ड, ठीक है, तब भी उसको हम प्लाज्मा, क्योंकि उसमें करेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा की आ जाती हैं। प्लाज्मा क्या है कि रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर नॉर्थ और साउथ पोल्स रखें तो यानी नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा,
और नॉर्थ से रिपेल होगा, इस तरह, ठीक है। तो इसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को वो रिस्पॉन्स करता है और इसी तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड को वो रिस्पॉन्स करता है। तो इस वजह से इसको हम यानी अगर 1% भी है, ठीक है, तो तब भी हम इसको प्लाज्मा कहेंगे, क्योंकि इसकी प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अच्छा, स्पार्क, a spark is caused when the electric field strength exceeds a certain critical value to overcome the dielectric strength of the medium between high voltage electrodes. So a very rapid increase in the number of free electrons and ions in the air. This process is called dielectric breakdown, ठीक है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फिजिकल ब्रेक होना इसका मतलब ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में किसी भी इलेक्ट्रिक की ब्रेकडाउन तब होती है जब उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए, यानी उसमें इंसुलेशन ख़त्म हो जाए और उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। हर मटेरियल जो अपनी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को विथस्टैंड रखता है, उस ताकत को डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज़्यादा विथस्टैंड कर सकते हैं बनिस्बत गैसेस के। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सॉलिड की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है, और इन दोनों के मुकाबले में गैस की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही कम है, इन दोनों के निस्बत कम है। वैसे काफ़ी अच्छी है, यानी मैंने आपको बताया था कि एयर की 30 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर का वो हो गैप हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप हो, और उस 1 सेंटीमीटर के गैप में आप क्या लें, एयर ले लें, ठीक है जी, एयर, यहाँ पे लें आप एयर, ठीक है। ओके, तो एयर आपने लिया इसमें और 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। जब तक आप इतना ज़्यादा वोल्टेज यानी 30 kV पर सेंटीमीटर ये आप नहीं गुजारेंगे, ठीक है, तब तक इसमें कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी, यानी 30 kV आप पास करेंगे, ठीक है। तो यानी ये 30 kV काफ़ी ज़्यादा है, और जबकि 1 सेंटीमीटर की गैप, यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में बहुत ही कम एयर आएगा, मगर इतने कम एयर की भी इतनी अच्छी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो जब गैस की इतनी ज़्यादा है, लिक्विड की मेगा में है, सॉरी, मेगा वोल्ट को ये करता है, ठीक है जी, 10 raised to the power 6 वोल्ट्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर, और इनका 10 to 100 यानी 100 मेगा वोल्ट्स, ठीक है जी, इस तक जो है, यानी ये विथस्टैंड इन्हीं इसको भी विथस्टैंड कर सकता है, तो यानी ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होता है कि व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर और द मीडियम, कोई भी, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ठीक है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ठीक है, तीनों की बात हो रही है। When the dielectric strength of any medium is weak, so the flow path is complete and the spark is cast, ठीक है जी। तो जब 30 kV हम देंगे या से ज़्यादा, लेट सपोज हमने 60 kV दिया, तो जाहिर बात है फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन जो है यानी का मतलब ये है कि ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा और इससे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इस कंडक्शन को हम अगर कम लेवल पे है तो हम इसको स्पार्क कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा,
अच्छा, यानी ये मैंने स्पार्क प्लग की वो दी है, यानी बहुत कम ही ठीक है जी, मकदार में ये होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एयर आर आयनाइज्ड, यानी जब ब्रेक डाउन होता है तो एयर आयनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। एंड वी सी इट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क और लाइट। स्पार्किंग बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने जब स्विच लूज होता है तब भी ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्पार्क, वो असल में क्या होता है कि वो लूज होने की वजह से जो बीच में एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और वो एयर अब इंसुलेटर नहीं बल्कि क्या बन जाता है, कंडक्टर। और वो जो है यानी फ्लो ऑफ चार्जेस इन द एयर को भी आप स्पार्क कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पार्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, क्योंकि स्पार्क तभी होगा जब प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ड्यू टू विच हाई वोल्टेज हाई टेम्परेचर इज काज्ड, यानी आप देखें कोई भी स्विच हो या कोई भी या स्पार्क प्लग की मिसाल आपके सामने है कि जब स्पार्किंग होती है, ठीक है जी, तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर की फॉर्म में आ जाए। दी हाई वोल्टेज स्पार्क काज एक्सप्लोजन, ठीक है। और अगर बहुत ही हाई वोल्टेज का स्पार्क होगा वो एक्सप्लोजन काज करेगा, ठीक है। द स्पार्क इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग और स्पार्क प्लग और निकल प्लेटिंग एटसेट्रा, इनमें यूज हो सकता है, ठीक है जी। ओके। पंक्चर वोल्टेज, पंक्चर वोल्टेज क्या है, जिस तरह हम टायर पंक्चर बोलते हैं, ठीक है, इस तरह यानी इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में ये पंक्चर वोल्टेज, ठीक है। इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर causes a breakdown and conduction through the interior of the insulator, यानी वो वोल्टेज जो कि यानी वो मिनिमम वोल्टेज जो कि इंसुलेटर को कंडक्टर बना दे, ठीक है। तो उस कम अज कम मिकदार की वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, पंक्चर वोल्टेज, ठीक है जी। और ट्रैकिंग क्या है, ठीक है। ट्रैकिंग तो वैसे रास्ता बनाने को कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज फ्लैश ओवर, ठीक है जी। तो उस फ्लैश ओवर ने क्या किया है कि इस फ्लैश ओवर ने एक रास्ता बनाया है, यहाँ से यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। तो पूरा ट्रैक कर रहा है। इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली कार्बनाइजेशन ऑफ द इंसुलेटर सरफेस, इंसुलेटर सरफेस है, ठीक है जी। और ये इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कार्बनाइज कर रहा है, ठीक है जी। यानी इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक ब्लैकिश, जब इसका ब्रेक डाउन होता है, एक ब्लैकिश सी लेयर आती है। ये जो ब्लैकिश लेयर है ये एक्चुअली क्या है, कार्बन है। तो इसको हम इन कार्बनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी चीज़ अगर वो इन ऑर्गेनिक है वो इस तरह जल के ब्लैक कलर छोड़ देती है, ये असल में कार्बन है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। इट इज़ द स्लोली एंड ग्रेजुअली कार्बनाइजेशन ऑफ द इंसुलेटर सरफेस। ड्यू टू कार्बनाइजेशन लीकेज ऑफ द करंट काजेज द सरफेस फ्लैश ओवर, ठीक है। तो लीकेज की वजह से क्या होता है कि एक फ्लैश ओवर सी बन जाती है। इट इज़ काज्ड ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर राइज। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस, यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, चूंकि ये बहुत दो बड़े वजह हैं, बाकी इसकी और भी वजह हो सकती हैं। इसमें मटेरियल का रोल, इसमें मॉइस्ट ये पॉल्यूशन का रोल, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन का रोल, बहुत से रोल्स हैं, रीजंस हैं कि इनकी वजह से यानी ये ट्रैकिंग हो सकती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टिव पाथ, ट्रैकिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता बना। मैंने इससे पहले आपको एक वो जो ड्राइंग बनाई थी, ठीक है, ये बिल्कुल वही है कि ये, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से रास्ता बना रहा है, रास्ता बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है जी। स्लोली स्लोली जो है ये इसकी कार्बनाइजेशन होती है और फिर जो है यानी ये एक फ्लैश ओवर फ्लैश ओवर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है जी, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टिव पाथ, चूँकि पहले हाई रेजिस्टेंस पाथ होते हैं तो इससे यानी करंट का गुजरना मुश्किल होता है, मगर चूँकि स्लोली 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 इसको यानी इसका ब्रेक डाउन करता है तो इसकी रेजिस्टेंस भी लो हो जाती है, ठीक है जी। ओके। द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग कंटिन्यूज
until this the insulator is short circuited, or we can say until a complete breakdown, जब तक कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो, कंप्लीट ब्रेक डाउन, तब तक जो है ये जारी रहता है। और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो, हम ये कह सकते हैं कि इसका यानी शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, एंड थैंक यू।